नमस्कार, मैं हूं एस्मा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम आपका सहयोग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का वो हर माँ बाप सुखी है जिसकी संतान शिक्षित और संपन्न है। शिक्षा का महत्व कौन नहीं जानता, लेकिन हम में से कितने हैं जो शिक्षा को पूरी तरह से पाकर अपने जीवन को समृद्ध बना पाते हैं। जितने लोग उतनी समस्याएं। आपकी इन्हीं समस्याओं को सुलझाने हमारे साथ हैं अनमोल, जो कि आपका सहयोग के संस्थापक एवं सचिव हैं और साथ साथ ही एक अच्छे एजुकेशनिस्ट और स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, यानी हम उन्हें कह सकते हैं एजुकेशन स्पेशलिस्ट। तो अनमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका सहयोग में। तो अनमोल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर पेरेंट की जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और शुरुआत के 2 साल निकालता है, बच्चों को चिंता होने लग जाती है बच्चे की शिक्षा की। पेरेंट्स ढूंढने लग जाते हैं कि अच्छा स्कूल कौन सा है। अब स्कूल के ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन आपके हिसाब से आप पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह का स्कूल अच्छा होता है, वो कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए एक स्कूल में? एस्मा, ये बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पुटअप किया है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि समाज में सभी पेरेंट्स को स्कूल की समस्या, जैसे ही जुलाई में या अप्रैल में एडमिशन्स का जब भी सिलसिला चालू होता है, तो स्कूल कौन सा सेलेक्ट करें, ये समस्याएं पेरेंट्स के मन में आती हैं। मैं कहता हूँ कि स्कूल का अर्थ ही अच्छा है, कि अच्छा का मतलब स्कूल अच्छा ही होता है। कोई भी स्कूल खराब नहीं होता या बुरा नहीं होता, सभी स्कूल्स बढ़िया हैं। मैं कहता हूँ कि दीवार से स्कूल नहीं बनते या टेबल चेयर से स्कूल नहीं बनते। अक्सर हमें कई स्कूल वाले ये भ्रमित करते हैं, या कई ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर दीवारों को बढ़िया बना के, या साहब उसमें कोई कंप्यूटर की सुविधाएं बहुत बढ़िया कर रखी हैं, या ऐसा कोई दिखावा हमें दिखाते हैं कि स्कूल बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं कि स्कूल आपके टीचिंग स्टाफ से, या जो स्कूल संस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके पूरे मैनेजमेंट से स्कूल अच्छा बनता है, ना कि इन सब सुविधाओं से। ठीक है, सुविधाएं बाद में आती हैं। अगर आपके पास एक बार सुविधा नहीं भी है, तो मैं कहता हूं कि पुराने ज़माने में टीन के नीचे बैठ करके और टाट पट्टी बिछा करके लोग पढ़ते थे, वो भी बहुत बड़े बड़े बने हैं लोग आज हमारे समाज में, उनके नाम जाने जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि स्कूल में आप सुविधाएं कम देखें, और वहाँ का स्टाफ कैसा है, टीम कैसी है, और वहाँ के प्रिंसिपल या डायरेक्टर कैसे हैं, वो किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चों के साथ किस तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, ऐसा ही स्कूल पेरेंट्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए और अपने बच्चों को उसी स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आज के पेरेंट्स के सामने एक और समस्या आती है, जब बच्चों को वो स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनको लगता है कि कौन सा स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाने से हमारे बच्चों में संस्कारों का विकास तरीके से हो पाएगा, वो भारतीयता से जुड़ा हुआ रह पाएगा बच्चा। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए एश्मा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर अपनापन तो होना ही चाहिए, कि हम भारतीय हैं तो हम भारत से जुड़े रहें। मैं आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि एक कॉल हमारे पास आ रहा है, हम देखते हैं क्या है ये कॉल। हेलो। हेलो जी बताएं, कौन बोल रही हैं आप? मैं सीमा शर्मा बोल रही हूँ जोधपुर से। जी सीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अनमोल हमारे साथ हैं, अपनी समस्या उन्हें बताएं। हेलो। हाँ जी सीमा जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़, बोलिए। हाँ जी, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ जी, बोलिए। ये नियम आया था कि बच्चों को क्लास में डांटना नहीं है, उनको दंड नहीं देना है। ऐसा नहीं करने पे क्लास कंट्रोल नहीं होती है, और मैं 12 साल से पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके बाद जब ये नियम आया उसके बाद से क्लास कंट्रोल नहीं हो पाती है मुझसे। सीमा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके बाबत ही मेरे पास नहीं आया है, इस क्वेश्चन को मेरे से बहुत से टीचर्स ने पुटअप किया है। मैंने अभी शो में थोड़ी देर पहले ही ये कहा था कि बच्चे को डर के बिना, एक बच्चे के अंदर सारे गुण होने चाहिए, ठीक है, समझदारी अपनी जगह, पर बच्चे को डर से ही समझाया जा सकता है। आप टीचर हैं, आप कोशिश ये करें कि बच्चा, आप जैसे ही क्लास में एंट्री करते हैं तो बच्चा आपकी आंखें देखकर या आपकी शक्ल देखकर या आपकी बॉडी लैंग्वेज को पहचान कर सभी क्लास के बच्चे शांत हों। और मैं समझता हूं कि अगर आपने क्लास में जाके लेक्चर देना बंद कर दिया, या आप एक भी मिनट के लिए थावस में रहते हैं या बोलना बंद करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि वहाँ पे फिर बच्चे बोलना चालू कर देते हैं, और फिर हमारी क्लास धीरे धीरे अनडिसिप्लिन की ओर जाती है, और फिर वो टीचर्स के ऊपर हावी होकर के और पूरा माहौल उस क्लास का खराब कर देते हैं। ये बात आप और मैं इसलिए जानते हैं, शायद जनता ना जान पाए, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग क्लासेस लेते हैं रेगुलरली। तो मैं कहूँगा आपसे कि
कि आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर में ऐसा चेंजेस लाएं और बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। डिस्टेंस बनाते हुए भी उनसे दोस्ताना व्यवहार रखें। बच्चा मजाक के समय आपसे बिल्कुल खुले विचार से अपनी बात शेयर कर सके, और साथ के साथ जब आपको गुस्सा आता हो या आप बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट हैं तो शायद वो बच्चा आपसे डरे भी। तो इस तरह का माहौल के साथ आप तालमेल बिठाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आपको क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। तो अनमोल, हम यहाँ बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह का स्कूल उनके बच्चों के लिए बेहतर होगा। यहाँ सबसे पहला कन्फ्यूजन जो आता है वो आता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और हिंदी मीडियम स्कूल्स का। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, मैंने आपको ये जिक्र किया कि हमें भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, अपनापन की एक भावना है। और जहाँ तक लैंग्वेज की बात आ रही है, जनरली देखा जा रहा है कि आज प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, इंग्लिश नहीं बोल सकता, उसको एक असहाय की नज़रों से देखा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है। अंग्रेज़ों ने राज किया, शायद पूरे वर्ल्ड पे, मैं समझता हूँ ज़्यादातर वर्ल्ड पे अंग्रेज़ों ने राज किया, तो वो इंग्लिश एक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन के रह गई। और साथ के साथ हमारी एक स्थानीय लैंग्वेज होती है। अगर हम किसी पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी हो रही है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं राजस्थानी, जिस भी जगह से हम बिलोंग करते हैं वहाँ की एक स्थानीय भाषा होती है, उसमें हम जनरली इंटरेक्ट करते हैं। साथ के साथ हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है वो देश की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है। और यदि हमारे पास कोई, हमें आनी चाहिए इंग्लिश, ज़रूर आनी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है कि वो चाइनीज़ है या वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया से है, तो उस जगह हमें ना तो हम अपनी स्थानीय भाषा बोल पाएंगे, ना हम उससे हिंदी में बात कर पाएंगे। तो ऐसी जगह पे हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंग्लिश को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी जो इंसान के लिए लैंग्वेज होती है वो उसके हृदय की भावना की लैंग्वेज। मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज या भाषा तो उनकी भी होती है जिनकी ज़ुबान नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा उचित है, आप हिंदी पे ज़्यादा गौर करें। यानी कि भाषा से फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक अर्ली स्टेज पे जो बच्चे के जो नींव का जो समय होता है, उसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो उसको शिक्षा मिल रही है वो नैतिकतापूर्ण शिक्षा हो, बजाय इसके कि वो कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में उसको। बिल्कुल ऐशमा, मैं एक बार आपको टोकना चाहूँगा। जैसा कि आज जितने भी देश हैं आप देखेंगे तो इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इंग्लिश को ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है या ट्राई कर रहा है। आज मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि हम इस बात को गर्व महसूस करते हैं। हमारे जितने भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम बड़े जब हैं जब हम इंग्लिश में बात करें। हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अपना जो लेक्चर था, मुझे आज तक याद है, विदेश में सभी की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उन्होंने दुभाषिया रख के अपना लेक्चर हिंदी में देते हुए इंग्लिश में कन्वर्ट उसको कराया था, जो एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है। चाइना की अगर हम बात करें तो वो अपने सारे प्रोडक्ट्स या अपनी सारी बातें या अपनी सारी पढ़ाई वो उन्हीं की जो लैंग्वेज है चाइनीज़, उसी में वो करते हैं। तो फिर हम हिंदी को क्यों बढ़ावा नहीं दे सकते और हम दूसरे देशों की नकल क्यों करें? ठीक है, हमें इंग्लिश आती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आएँ, इंग्लिश क्यों, और भी लैंग्वेजेस आएँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम हिंदी पर ज़्यादा ध्यान रखें। एक दूसरा सवाल जो पेरेंट्स के सामने आता है जब उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन कराना होता है कि स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित हैं, उनमें पब्लिक स्कूल्स ही पाए जाते हैं। हालांकि मैं खुद भी स्कूल्स रन करता हूं काफ़ी, बट मैं कहता हूं कि हम और कोई काम कर लेंगे, हमारे प्राइवेट स्कूल्स होने नहीं चाहिए। मेरे अंदर की इंटरनल जो फीलिंग मैं कह रहा हूँ, स्कूल्स होने नहीं चाहिए। और 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, खासकर उनमें से चिकित्सा और शिक्षा, स्कूल और हॉस्पिटल्स टोटली सरकारी होने चाहिए। इस पे किसी निजी व्यक्ति का इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए, इस पे स्वामित्व नहीं होना चाहिए। और बाहर आप देखेंगे तो ज़्यादातर अमेरिका वगैरह की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वहाँ पे लोग पब्लिक स्कूल्स में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत प्राइवेट के। और हमारे यहाँ पे उल्टा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये तो वही बात आ गई ना कि हम शिक्षा की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम नैतिकता की बात कर रहे हैं कि वो टीचर्स जो बड़े बड़े एग्जाम्स फाइट करके, और वो यही सोचते हैं कि हमें कैसे भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बड़े बड़े एग्जाम्स फाइट करके वो गवर्नमेंट जॉब पे लगते हैं और उनकी सैलरी 40-40 हज़ार रुपये या 50-50 हज़ार रुपये सैलरी होने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी में उनका ज़्यादा ध्यान होता है। प्रैक्टिकली वो क्लासें लेना नहीं चाहते, बाहर बैठ के चाय पीना, इंटरवल के अलावा भी पीरियड्स नहीं लेना, इन सब तरह की बातें सरकारी स्कूल में आज देखने को हमको मिलती हैं। मैं कहता हूं कि अगर मुझे भी गवर्नमेंट नियुक्त करके, मैं चाहता हूं कि 1 घंटा, हमेशा से मैंने कोशिश की कि 1 घंटा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में मेरा पीरियड लगाया जाए और मैं वहाँ पे जाके अपनी कैसे क्लास लेते हैं और कैसे बच्चों के साथ जुड़ते हैं वो सब काम करें। तो मैं कहूँगा पेरेंट्स को कि जहाँ तक बात है इंडिया की, तो यहाँ तो प्राइवेट स्कूल का ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों के ऊपर हमें वर्क करते हुए गवर्नमेंट का भी ध्यान हमें केंद्रित कराना चाहिए और प्राइवेट स्कूल की बनिस्बत सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर को बढ़ाना चाहिए। जी,
अनमोल, अगर हम ध्यान दें आज के रिजल्ट्स की तरफ, तो हम देखते हैं कि रिजल्ट्स तो सारे स्कूल्स के बहुत अच्छे आते हैं। रिजल्ट्स आउट होते ही सारा न्यूज़पेपर हमें भरा हुआ दिखता है कि 100% रिजल्ट ज़्यादातर स्कूलों का, भले ही वो सरकारी हो या गैर सरकारी, लेकिन रिजल्ट्स 100% दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हम अपने आसपास के बच्चों पे गौर करें तो हम देखेंगे कि उन्हें उनके ज्ञान का स्तर उतना नहीं है, उनकी जो नॉलेज है वो डीप रूटेड नॉलेज नहीं है। देखिए, आप बच्चों की जहाँ तक बात करते हैं, पहली बात तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी संपूर्ण नहीं होता। मैं अगर स्वयं की बात करूं तो निरंतर मैं एक अच्छा टीचर जब भी हो सकता हूं कि मैं अच्छा लर्नर हूं। मेरी ये आदत रही है कि मैं क्लास भी प्रैक्टिकली जब लेता हूं तो बच्चों से ही कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है। बट मैं जिन टीचर्स को अपॉइंट करता हूं उनके अंदर एक ऐसी भावना, एक अकड़ और अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर आपके अंदर अगर अहंकार या अकड़ है तो बच्चा भी आपसे वही चीज़ सीखता है, वही चीज़ों पर ध्यान देता है। तो मैं समझता हूं कि टीचर के अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमेशा सीखता रहे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लता मंगेशकर जी भी आज ये बोलती हैं कि मैं अभी मुझे गाना नहीं आता, मैं आज भी सीख रही हूं। तो एक बहुत बढ़िया एक चीज़ है, एक बहुत बढ़िया बात है। और टीचर्स की बात जहाँ तक करें, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, ज्ञान की कमी है, रिजल्ट इतने अच्छे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि टीचर्स से भी हम आज की तारीख में एप्लीकेशन लिखाने की कोशिश करते हैं या कोई भी उनकी बेसिक नॉलेज की बात करते हैं, तो बच्चों की तो आप छोड़िए, टीचर्स में भी प्रैक्टिकल ज्ञान की कमी है। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही हूँ कि नॉलेज जो है वो उतनी नहीं है, रिजल्ट्स आंकड़े अपने बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने और राजस्थान बोर्ड दोनों की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान बोर्ड ने तो 8th बोर्ड को जो खत्म किया था, मैं कहता हूं कि ये शायद मेरे हिसाब से पर्सनली एक बहुत ही गलत डिसीजन उस टाइम हुआ। अब जो गवर्नमेंट आई है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 8th बोर्ड को वापस चालू करेंगे, हमारा पूरा उनके साथ ध्यान है। और 8th बोर्ड से ये होता था कि छोटी उम्र में ही बच्चा एक कंपटीशन फाइट करने की उसमें आदत रहती थी। 10th क्लास तक तो ऐसे बच्चों की छटनी अपने आप हो जाया करती थी। जो बच्चे पढ़ाई की तरफ स्ट्रांग नहीं, उनका ध्यान केंद्रित कराया जाता था, दोबारा से वो ध्यान देते थे। मैं एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, कॉल लेंगे हम यहाँ पर। बिल्कुल। हेलो। हेलो जी बताएं। नमस्कार। मेरा नाम सुमित चौहान है, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। जी सुमित जी, मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ। तो मैं पूछना चाहता था कि 10वीं के बाद कौन सी फैकल्टी ज्वाइन की जाए या जो मेरे लिए सूटेबल हो, परफेक्ट हो मेरे कैरियर के लिए। आप कुछ बता सकते हैं? सर से बात हो सकती है? हाँ जी सुमित जी, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, बोलिए सुमित जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहता कि मैं 10वीं का छात्र हूँ, तो मैं पूछना चाहता कि मेरी। हाँ जी सुमित जी, मैंने आपका पूरा प्रश्न ध्यान से सुन लिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आज बच्चों के लिए होता है, जनरली आज फैकल्टी की बात करें तो बच्चा ये सोचता है कि साइंस फैकल्टी हमसे झेली नहीं जाएगी या साइंस फैकल्टी थोड़ी हार्ड है। और आर्ट्स में उनको लगता है कि आर्ट्स एक बहुत ही बेकार या नीचे स्तर का सब्जेक्ट है, तो बच्चा सोचता है चलो कॉमर्स ले लिया जाए। तो ये सोचने से, या फिर हमारे दोस्त ने साइंस ली है या हमारे दोस्त ने आर्ट्स लिए या हमारे दोस्त ने कॉमर्स लिए है, ये सब चीज़ें कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके सब्जेक्ट चूज करने का। देखिए, एक छोटे से बच्चे का कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। एक छोटे से बच्चे का पता चल जाता है कि ये बच्चा किस चीज़ में आगे है। अगर कोई बच्चा खिलाड़ी है, उसमें कुछ कलाएं हैं, तो आर्ट्स की तरफ उसको जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे में सेवा की भावना शुरू से बचपन से उत्पन्न हो रही है तो उसको मेडिकल लाइन में, भले ही वो कमज़ोर हो या अच्छा हो, मेडिकल लाइन में जाने की उसकी बहुत बढ़िया संभावनाएं हैं। और अगर कोई बच्चा बचपन से ही बिजनेस माइंडेड है, उसको पैसों की तिकड़म लगाना अगर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं समझता हूँ कॉमर्स की ओर जाए। ये एक आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं सुमित कि आपको अपने सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। जी अनमोल, तो हम इस प्रश्न से पहले हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट्स आज की तारीख में अगर देखे जाए तो आंकड़े कहते हैं कि रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर, मतलब खासकर बच्चों के ज्ञान का स्तर जो है वो उतना नहीं है। तो अनमोल, इस प्रश्न से पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ये था कि आज के टाइम में रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि हर स्कूल के 100% रिजल्ट्स हैं, लेकिन बच्चों की ज्ञान का स्तर उतना नहीं है। तो आप हमें बता रहे थे कुछ इस बारे में। हाँ, मैंने आपसे कहा कि जैसा कि एजुकेशन की जहाँ तक बात करें तो बच्चों का क्या, टीचर्स की हालत ऐसी है कि टीचर्स पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। और ज्ञान की जहाँ तक मैंने बात की, ज्ञान कभी संपूर्ण नहीं होता। आप मुझे पूछेंगे कि अगर टीचर्स की हालत ऐसी है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि टीचर्स को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका ज्ञान संपूर्ण है। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं छोटे छोटे बच्चों से भी कुछ सीखूँ। आज स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है जी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बोर्ड जो चलाया जा रहा है, चाहे राजस्थान बोर्ड की हम बात करें, चाहे सीबीएसई की हम बात करें, सीबीएसई में, राजस्थान बोर्ड दोनों में, सीबीएसई में पहले 8th बोर्ड इनका लागू था, तो 8th में ही बच्चा इतना तैयार हो जाता था परीक्षाओं के लिए, और इतना तैयार हो जाता था कि उसको 10th में दिक्कत नहीं आती थी, 12th में दिक्कत नहीं आती थी, आगे भी उसके भविष्य में वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए रेडी होता था।
और आंकड़ों के रूप में भी वो चीज़ उसको अच्छा एक फील महसूस कराती थी। और सीबीएसई की ये कंडीशन है कि उसमें तो बोर्ड ही 8th बोर्ड पहले ही नहीं था और 10th बोर्ड को भी उसमें ऐच्छिक कर दिया गया, 12th बोर्ड को भी हटाने की बातें हैं शायद हमको सुनने में आई हैं। तो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई या अन्य कोई भी बोर्ड हो, अगर आप परीक्षाएं ऑर्गेनाइज नहीं कराएंगे तो बच्चे का पूरी ज़िंदगी पढ़ना और उसको परीक्षाओं में तब्दील होकर के ये पता लगना कि बच्चे की स्थिति क्या है, उसने ये पढ़ाई क्यों की है, क्या चाहता है। और आपकी ये दलीलें होती हैं सभी की, समाज की, पेरेंट्स की, कि बच्चा इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा और प्रेशर हैंडल नहीं करने के कारण बच्चे ने सुसाइड कर लिया या बच्चा घर से भाग जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो ये दबाव गवर्नमेंट पे बनाया जाता है। मैं कहता हूँ कि आप उस बच्चे के प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप खुद जान के उसको कमज़ोर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे की समय समय परीक्षाएं ली जाएंगी तो ये प्रेशर से ही वो निजात पाएगा और वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे भी उसको जमाने में किसी भी प्रकार का प्रेशर आ जाए वो उसको हैंडल कर सकता है। और जो ये आंकड़े की जो शिक्षा है कि आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, आज शिक्षा का सरलीकरण कर दिया, 20 नंबर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को। तो 20 नंबर के बाद बच्चे को सिर्फ मेरे ख्याल से 13-14 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, या आगे भी कॉलेजेस में भी बच्चे का सरलीकरण हो चुका है और एग्ज़ाम भी इतने कठोर तरीके से नहीं लिए जाते। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का जितना सरल कर दिया गया एजुकेशन को, उतना ही क्वांटिटी तो बढ़ रही है, बच्चे पास होने की तादाद में बहुत आ रहे हैं। कहते हैं 8वीं तक आप फेल नहीं कर सकते, ये नियम भी आज स्कूल्स में लागू है। तो जब 8वीं तक बच्चा फेल ही नहीं होना चाहता, खाली कॉपी वो छोड़ के आ रहा है, तो आप मुझे बताइए ये कहाँ तक ईमानदारी वाला स्टेप है? ये ईमानदारी है ही नहीं है, टोटली एक तरह से बच्चे की ज़िंदगी के साथ बेईमानी है। और स्कूल संस्थापक हों चाहे स्कूल टीचर्स हों, उनके लिए मजबूरी है, वो उनको पास करना पड़ता है। और कहते हैं कि 8वीं तक बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता और 8वीं बाद बच्चा पढ़ने के लायक नहीं रहता। तो मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी पे ध्यान ना देते हुए इंडिया की क्वालिटी को बनाएं और बच्चे के गुण को आप संपन्न करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनमोल आपने। लेकिन जो समस्या आती है, फिर शिक्षक हो या माँ बाप हो, उनके सामने जो समस्या सबसे गंभीर आती है वो ये आती है कि किस तरह से नियमों का पालन करते हुए बच्चों को मोटिवेट किया जाए। ये सवाल का जवाब आप मुझे देंगे, लेकिन एक कॉल हम लेना चाहेंगे उससे पहले। हेलो 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 मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है सीमा। सीमा जी। सीमा, अपना सवाल पूछिए अनमोल से। हाँ जी सीमा जी बोलिए। अनमोल सर से मुझे बात कर। हाँ जी सीमा, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए सीमा जी। अनमोल सर, आजकल ये बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते हैं और दिन भर मोबाइल से खेलते रहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसके लिए कुछ आप सुझाव बता सकते हैं मुझे? उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली मैंने पहले भी ये शो में कहा है कि ये हमारी ही मिस्टेक्स हैं। हम उन बच्चों को सभी प्रकार के साधन उपलब्ध कराते हैं। पहले का एक कहावत हुआ करती थी कि बच्चे को जितना अभावों में रखा जाए, बच्चा जितना अभावों में पलेगा, बच्चा जितना मजबूत होगा, उसको ज़्यादा साधन आप उपलब्ध मत कराइए। आज आप बोलते हैं साहब एजुकेशन के उसको इंटरनेट भी दिला रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट अपनी जगह बहुत अच्छी चीज़ है, बट बच्चा है वो उसको यूज़ करना नहीं आता। तो आप इस तरह के गैजेट्स बच्चे को कम से कम 12th क्लास तक तो कम से कम बच्चे को प्रोवाइड नहीं कराइए, या मोबाइल वगैरह, क्योंकि बच्चा पूरे दिन फेसबुक में लगा रहता है और फिर आपको वो इतना स्मार्ट हो चुका होता है, आज का बच्चा इतना स्ट्रांग है आपसे कि वो आपको हर प्रकार से मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाता है और आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कृपया करके आप अपनी गलती को सुधारें और उनको इन चीज़ों से दूर रखें। जी सीमा, बहुत अच्छी बात कही है आपने। थैंक यू। तो अनमोल, हम बात कर रहे थे कि यदि नियमों को सख्त कर दिया जाए, जैसा कि आपने कहा कि नियम सख्त होने चाहिए, ये जो बोर्ड का सरलीकरण हो गया है या आगे कॉलेज शिक्षा का सरलीकरण हो गया है, इससे चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई हैं क्योंकि बच्चे बहुत लेट बैक से हो गए हैं, चीज़ें उनके लिए बहुत आसान हो गई हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यदि नियमों को सख्त कर दिया जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा और वो उससे दूर भागते हैं। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि बच्चों को तरीके से मोटिवेट किया जा सके शिक्षा की तरफ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ तक शक्ति की बात आती है तो शक्ति का अस्तित्व प्रकृति में अपने आप में है। कहते हैं ना कि आज भेड़ चाल में सब चलते हैं, जो जैसा क्या होता है कि टीचर भी कोई एक तरह से उनका दुश्मन नहीं होता है। टीचर को भी हम ऐसी क्लासेस दें, टीचर्स को भी हम सिखाएं कि किस तरह से शक्ति रखनी चाहिए, किस तरह से बच्चे को पुचकार के और शक्ति रख के दोनों तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए बच्चे को कैसे सिखाया जाए। तो उसके लिए क्या होता है जी कि टीचर पहले तो अपनी कमज़ोरियाँ, आज क्लासरूम में जैसे ही टीचर मौजूद होता है बच्चे के पास, तो बच्चा इतना, कहते हैं ना, साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि नया फूल है, टीचर का ज़माना जा चुका है, पेरेंट्स का ज़माना जा चुका है, बच्चे का आता हुआ ज़माना है, वो ज़्यादा स्ट्रांग फूल है।
मैं आप ही से पूछूंगा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फूल पुराना होता है नया, तो आप कहेंगे कि नया फूल। तो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो क्लास में टीचर की एंट्री पर ही टीचर की साइकोलॉजी को पहचान लेता है। जी अनमोल, तो शिक्षा का सरलीकरण हो गया है। शिक्षा के सरलीकरण ने बहुत सारी समस्याएं समाज में पैदा कर दी हैं। जैसे कि मेन तो ये हो गया है कि रिजल्ट्स अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चों के ज्ञान का स्तर वो नहीं है। दूसरी बात, अगर हम नियमों को सख्त करने की कोशिश करते हैं तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो ये है कि बच्चे डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाए? देखिए, पहली चीज़ तो है ये सख्ती की। जहाँ तक हम बात करते हैं तो आज प्रॉब्लम ये आती है सभी स्कूल्स के साथ कि अगर स्कूल वाले सख्त होते हैं, स्कूल वाले बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पढ़ाई से भी ज़्यादा चीज़ है डिसिप्लिन, क्योंकि इस ज़िंदगी में हमें अगर हम अनडिसिप्लिन हो जाते हैं तो शायद हम जानवर की श्रेणी में आते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन में शायद नहीं है और इंसान डिसिप्लिन में है। तो मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। अगर स्कूल वाले डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं तो घर से मदद कमज़ोर मिलती है स्कूल्स को। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे चक्की में एक गेहूँ पिस के आटा जो बनता है, तो बच्चे का जो आउटपुट निकल के आएगा, जो बेहतर आउटपुट निकल के आएगा, तो पेरेंट्स भी ध्यान दें, पेरेंट्स भी उनको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करें और स्कूल वाले भी। दोनों का संगम ही एक बच्चे को अच्छा विकास में पहुँचा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। एक कॉल आ रहा है हमारे पास, हम लेना चाहेंगे उस कॉल को। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए। बोल रहे हैं? जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर विजयलक्ष्मी शर्मा। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, हमारे साथ में यहाँ अनमोल हैं, आप अपनी समस्या उनसे बांट सकती हैं। हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैंने पीएचडी कर रखी है। हाँ जी। तो इसके लिए मेरा क्या आगे स्कोप है, क्या करना चाहिए? जी, आपने कहीं टीचिंग ली है? आप टीचिंग कराते हैं, कहीं पढ़ाते हैं? टीचिंग को तो मेरे को 13 साल हो गए करते हुए। अच्छा अच्छा, तो देखिए, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और टीचिंग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपने पीएचडी की है, तो मैं समझता हूँ कि आपके ज्ञान का जो कहते हैं कि उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिले और आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो मैं समझता हूँ टीचिंग बहुत बढ़िया चीज़ है और आप अपने ज्ञान को बच्चों में बांटें तो मेरे ख्याल से कोई काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है और टीचिंग ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। नहीं सर, ये तो मैं 13 साल से कर ही ले रही, लेकिन और आगे कोई अच्छा स्कोप इसमें रहे मेरा। बिल्कुल आगे रहेगा जी, आपका सहयोग आपके साथ है और आप भी आपका सहयोग के साथ जुड़े हैं और टीचिंग को ही हम, एजुकेशन को ही हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनमोल, तो एक अहम सवाल एक हमारे दिमाग में मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि अगर हम समाज की परिकल्पना को, समाज को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आज के समाज में जो चीज़ है वो है कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। पहली बात तो यह है कि मेरे को एक बिल गेट्स, जो आप जानते हैं बिल गेट्स के द्वारा कही हुई एक बात याद आती है कि कोई भी व्यक्ति पैदा अगर गरीब होता है तो शायद ये कोई पाप नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी गलती उसने नहीं की है अगर वो पैदा गरीब होता है, लेकिन अगर वो मरता भी गरीब है तो शायद उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो गरीब होना और अमीर होना ये सब अपने आप में है, आदमी दिल से अमीर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, और बढ़िया शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, ये ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अनमोल, आपके जो वचन हैं वो भी मैं कहूँगी अनमोल वचन हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने अनमोल से जाना बहुत सारी समस्याओं के बारे में। अनमोल ने हमें बहुत कुछ बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप आपका सहयोग से जुड़कर बहुत सारी ऐसी और बातें जानने की कोशिश करेंगे और आपका सहयोग भी अगर हमें मिलता रहेगा तो हम सब मिलकर भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप सब आपका सहयोग से जुड़े। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं आपका सहयोग से। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है aapkasahayog@gmail.com। हमारी वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.aapkasahayog.com। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे, आपके सहयोग की हम अभिलाषा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।